हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 4। पर उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत सॉरी बोलूँगी, क्योंकि इस बार जो है मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई और बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था, मुझे असाइनमेंट्स बनाने थे। ठीक है, पर अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे अभी भी काम करना है, पर फिर भी मैं आपको बीच बीच में एक आध वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि इसका पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 1 के बारे में, जिसका नाम विचारक विचारक विश्वास और इमारतें हैं। ठीक है, तो विचारक का मतलब, इसमें हम बहुत सारे विचारकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि महावीर, बुद्ध, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। ठीक है, इन सब के बारे में। और विश्वास, तो जो मतलब विश्वास थे वो किस तरीके से लोग करते थे परंपराओं में। ठीक है, और इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, अमरावती का स्तूप हो गया, इन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सांची की झलक देखते हैं। सांची की एक झलक। सांची का स्तूप जो है, क्या हुआ था जब सांची का स्तूप था, तो उसमें जो यूरोप के लोग थे उनकी जो दिलचस्पी है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो फिर उसमें ही उसके बाद ही जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांसीसी थे, उनकी जो दिलचस्पी थी वो पूर्वी तोरण द्वार में थी। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी लोग थे वो चाहते थे कि जो सांची का स्तूप है इसके पूर्वी तोरण द्वार को हम फ्रांस के संग्रहालय में रखें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो शाहजहाँ बेगम थी, शाहजहाँ बेगम वो जो ध्यान रखती थी सांची के स्तूप का, तो उनसे इजाज़त मांगी कि वो इस तोरण द्वार को अपने फ्रांस के संग्रहालय में रख सकें। पर उन्होंने क्या करा, जो शाहजहाँ बेगम थी उन्होंने अंग्रेजों को भी और फ्रांसीसियों को भी, दोनों को ही प्लास्टर की प्रतिकृति दे दी। ठीक है, तो दोनों को क्या मिली, जो प्लास्टर की प्रतिकृति ही मिली। मतलब इसका मतलब ये है कि सेम टू सेम उसकी जैसी दिखने वाली नकली चीज़। ठीक है, जैसे अब सोने की चीज़ें होती हैं उसके सेम टू सेम कैसी दिखती है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है, दोनों सेम सेम दिखती है, पर उनमें कुछ चीज़ें होती है जिससे हम पहचान लेते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने क्या करा, उन्हें प्लास्टर की प्रतिकृति दे दी, जिससे क्या हुआ, उन्हें पता भी नहीं चला और वो उसे ही लेके चले गए और संतुष्ट हो गए। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ, जो असली कृति थी वो भोपाल राज्य में ही रह गई। ठीक है, अब सांची का जो स्तूप है, जो सांची का स्तूप जो है वो किस कारण से बच गया, सांची के स्तूप के बचने के कारण क्या थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसे के क्या कौन से कारण थे जिनसे क्या हुआ, जो सांची का स्तूप है वो बच गया और जबकि अमरावती का स्तूप जो है वो नहीं बचा, वो नष्ट हो गया। तो क्या कारण थे, तो सबसे पहले जो कारण था वो था शाहजहाँ व सुल्तान जहाँ बेगम का धन अनुदान। तो जो उसकी मरम्मत करवाने के लिए या फिर उसमें जो कमी होती थी उसका ध्यान रखा जाता था किसके, शाहजहाँ और सुल्तान जहाँ बेगम के द्वारा। ठीक है, वो धन का अनुदान देती थी। और जॉन मार्शल जो है वो पुस्तक लिखते थे, वो सांची के स्तूप के बारे में पुस्तक लिखी उन्होंने, और उन्होंने उसके महत्व के बारे में लिखा। ठीक है, और ये शाहजहाँ बेगम है, ये जॉन मार्शल को बुक लिखने के लिए अनुदान भी देती थी। ठीक है, और रेलवे ठेकेदार या रेल निर्माता की नज़र ना पड़ना। तो जो सांची का स्तूप है वो इसीलिए बचा रहा कि उस पर किसी जो है रेलवे ठेकेदार की नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि जो अमरावती का स्तूप है वो इसीलिए नष्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि अमरावती का जो स्तूप है वो इसीलिए नष्ट हुआ था क्योंकि जो रेलवे ठेकेदार है उसकी नज़र जो है इस पर पड़ गई थी। ठीक है, अमरावती के स्तूपों पर, तो जो उसके पत्थर थे उनका जो प्रयोग उसने क्या करा, रेल पटरी को बनाने के लिए कर लिया था। पर जो सांची का स्तूप है उस पर उसकी नज़र नहीं पड़ी, तो इसीलिए जो है सांची का स्तूप बचा रहा। और संग्रहालय व अतिथिशालाओं के लिए अनुदान। ठीक है, तो जो संग्रहालय और अतिथिशालाओं के लिए अनुदान दिया गया था, इसीलिए जो है जो स्तूप है इसका प्रयोग संग्रहालय अतिथिशाला के रूप में नहीं पड़ा। ठीक है, और एक आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिकृति देकर संतुष्ट करना बचे रहने का कारण। ठीक है, तो जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने क्या करा, अमरावती के जो स्तूप के पत्थर जो है उन्होंने निकाल लिए थे और वो ले गए थे। ठीक है, अपने साथ उन्हें ले गए थे। पर क्या हुआ, जो शाहजहाँ बेगम थी, सुल्तान जहाँ बेगम थी, इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को प्लास्टर की प्रतिकृति दे दी, जिससे क्या नाम है, ये सांची का स्तूप है बचा रहा। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि के बारे में।
तो पृष्ठभूमि क्या है और यज्ञ और विवाद क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें तो विश्व इतिहास में क्या है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को जो है एक महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को जो है विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ जो है वो माना जाता है। तो वो क्यों माना जाता है, ठीक है। तो इस काल में क्या हुआ, ईरान में जरथुस्त्र, ठीक है, ये विचारक हैं, ठीक है, इराक के विचारक, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले ही हम कि विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन है, जरथुस्त्र, ये ईरान के विचारक हैं, ठीक है, चिंतक हैं। जैसे और चीन में कौन है, खुंगतस्सी, ठीक है, और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है। ईरान के जो है वो जरथुस्त्र और चीन के खुंगतस्सी, यूनान के कौन है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, और भारत में कौन है, महावीर और बुद्ध, ठीक है। जैसे कई चिंतकों का उदय हुआ या उद्भव हुआ, ठीक है। तो क्या फिर अब इसमें हम देखेंगे, ये तो एक हो गया कि इसमें बहुत सारे चिंतकों का उदय हुआ जिन्होंने अपने विचार दिए, ठीक है, ये बहुत सारे विचारक थे। और क्या है, जो इस समय जो गंगा घाटी के नए नए राज्यों का उद्भव हो रहा था, जिससे क्या हुआ, सामाजिक व आर्थिक जीवन में परिवर्तन आ रहे थे, जिससे जो नंग, जो ये समय चल रहा था, इसमें गंगा घाटी में जो नए नए क्षेत्र का उद्भव हो रहा था, उससे सामाजिक और आर्थिक जीवन है वो बदल रहा था। कैसे, जब उसमें यातायात बढ़ेगा, ठीक है, फसल अच्छी होगी, जिससे व्यापार बढ़ेगा और लोगों को जो है खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन मिलेगा, तो जिससे सामाजिक और आर्थिक जीवन जो है वो दोनों सुधर रहे थे। और योगों की परंपरा, तो योगों की जो परंपरा होती थी, प्राचीन युग से ही जो धार्मिक विश्वास और व्यवहार है वो कई धाराओं में चली आ रही हैं। तो ठीक है, जो जब से प्राचीन युग है उसमें धार्मिक जो विश्वास है और व्यवहार है वो कई धाराओं में चला आ रहा है, यानी कि अलग अलग लोगों की अलग अलग धाराएं हैं, वो अलग अलग बातों पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही क्या है, प्राचीन परंपरा में पूर्व वैदिक परंपरा थी, ठीक है। जो प्राचीन परंपरा, एक वैदिक परंपरा है, एक पूर्व वैदिक परंपरा और उत्तर वैदिक, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। उसमें जैसे कि उसमें पूर्व वैदिक परंपरा थी, जिसकी जानकारी हमें कब मिलती है, 500 से 600 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है, ठीक है। तो इसकी जानकारी जो प्राचीन परंपरा है कि पूर्व वैदिक परंपरा की हमें जानकारी किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है अग्नि, इंद्र और सोम आदि जैसे कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यानी कि ऋग्वेद में वर्णन किया गया, उन किन किन का, इंद्र, अग्नि और सोम का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। और युग, जो युग है, यज्ञ के समय जो स्रोतों का उच्चारण किया जाता था, और लोग जो है मवेशी, बेटे, मतलब कि स्रोतों का, यानी कि जो मंत्र मंत्र होते थे उनका उच्चारण किया जाता था। तो और जो यज्ञ है वो किस लिए करवाते थे लोग, तो लोग करवाते थे मवेशी के लिए, बेटे के लिए, मवेशी पालने के लिए यज्ञ करवाते थे। जिन्हें पुत्र की चाहिए होता था वो यज्ञ करवाते थे। अपने स्वास्थ्य के लिए जो है यज्ञ करवाते थे, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। तो इन कारणों से वो यज्ञ करवाते थे या प्रार्थना करते थे। तो प्रारंभ में ही जो यज्ञ क्या से होते थे, सामूहिक रूप से होते थे। बाद में ये घरों में मालिकों को द्वारा करवाए जाने लगे। तो पहले युग जो क्या बोलते हैं, यज्ञ होते थे, वो कैसे होते हैं, सामूहिक रूप से होते थे, यानी कि सारे के सारे लोग समूह में इकट्ठा होते थे और एक साथ ही यज्ञ करवाते थे। पर बाद में क्या हुआ, जो ये है यज्ञ जो है ये वैसे होने लगी जैसे घरों का जो मुखिया है या मालिक है, सिर्फ वही और उसके परिवार के लोग ही यज्ञ करवाने लग गए, ठीक है। तो बाद में ये जो है समूह खत्म हो गया और एक जो घर के लोग हैं और उसका मुखिया, इतने ही लोग मिलके यज्ञ जो है करने लगे। और राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ जो है शक्तिशाली सरदारों और राजाओं द्वारा किए जाते थे। मतलब कि जो ये राजसूय और क्या नाम है, अश्वमेध यज्ञ है, ये बहुत जटिल यज्ञ होते थे। इसमें क्या होता था, जैसे 2 घोड़ों को दौड़ा दिया जाता था, और क्या नाम है, वो घोड़ा जितनी दूर तक जाता था उतना जैसे भूमि का क्षेत्र जो है प्राप्त कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके से होता था कि जिसमें अश्वमेध यज्ञ होता था, इसमें घोड़ों को दौड़ा दिया जाता था, और वो भागते हुए जितनी दूर तक जाएगा उतना क्षेत्र जो है वो राजा अपने कब्जे में कर लेगा, ठीक है। और उसके लिए चाहे फिर उसे दूसरे जो शासक है उससे लड़ाई भी करनी पड़े, ठीक है।
तो ये होता था जो अश्वमेध यज्ञ होता था। इन अनुष्ठानों का जो दायित्व है वो ब्राह्मण और पुरोहितों का था। तो जो ये ब्राह्मण और पुरोहित होते थे वो इन अनुष्ठानों को करवाते थे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें नए प्रश्नों के बारे में कि जो नए प्रश्न हैं वो क्या थे। तो जो नए प्रश्न थे वो उपनिषदों में जो हमें कई सारी विचारधाराएं मिलती हैं उनसे ये पता चलता है कि जो लोगों का जीवन का अर्थ है वो मृत्यु, जीवन की संभावना, मतलब कि जो जीवन की संभावना है वो कितनी है, मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म के बारे में लोग जानना चाहते थे। तो ऐसे विषयों में जो है वो बहुत बहस होती थी। ठीक है, बहुत बहस होती थी क्योंकि लोग जो है उनके प्रश्न थे ये कि क्या नाम है, जो पुनर्जन्म होता है या फिर मृत्यु की संभावना होती है क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना ही उनका जो उनकी वो थी इच्छा थी, वो उत्सुक थे इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे विषयों पर बहुत ज़्यादा बहस होती थी। तो क्या हुआ, जैसे मनीषी जो हैं उन्होंने परम सत्य समझने व अभिव्यक्त करने की में लगे हुए थे। ठीक है, तो मनीषी जो है वो इसको समझने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को जो है उसमें अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी समय जो दार्शनिक वैदिक परंपरा से बाहर थे, यानी कि कुछ लोग जो है इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, जो कि इन चीज़ों से बाहर थे। ठीक है, दार्शनिक और वैदिक परंपराओं से। तो उन्होंने जो है सवालों को उठाना शुरू कर दिया। वो सत्य पर ये सवाल उठाने लग गए कि सत्य एक है या फिर अनेक है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल उठाने लग गए, वो पूछने लग गए लोगों से, उनसे जो क्या नाम है विचार रख रहे थे अपने विचारकों से, वो पूछने लग गए, सवाल करने लग गए। ठीक है, जैसे उनके अंदर ये वाली बात नहीं थी कि किसी ने जैसा भी कह दिया वो सही है, वो ये पूछते थे कि ये सही क्यों है, ये बताइए। ठीक है, तो इसी तरीके से वो इन पर सवाल उठाने लग गए। अब क्या था, अब हम पढ़ते हैं वाद विवाद और चर्चाओं के बारे में। ठीक है, तो जैसे बौद्ध ग्रंथ है उसमें 64 संप्रदायों का जो है चिंतन और परंपराओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि जो बात की गई है वो 14 संप्रदायों की गई है और उनकी परंपराओं की बात की गई है। तो इसमें हमें जीवंत और चर्चाओं और विवादों की झांकी मिलती है। इसमें हमें जीवन के बारे में पता चलता है, लोगों की बातचीत के बारे में पता चलता है और उनके विवादों के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे शिक्षकों का जो काम था, अब क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो एक ही स्थान पर होता है और सारे जो स्टूडेंट होते हैं, शिष्य होते हैं, उन्हें उनके पास जाना होता है, यानी कि स्कूलों में। पर पहले क्या होता था, जो शिक्षक का काम होता था वो होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर दर्शन या विषय की जानकारी देना, जो सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करना था। ठीक है, तो यानी कि जो एक शिक्षक है वो सारे में घूमता है, घूमते हुए जिस भी विषय जो उसे जानकारी है उसकी जानकारी वो बाकी लोगों को देता है और उनसे तर्क वितर्क करता है, यानी कि बातचीत करता है, डिबेट करता है। ठीक है, तो ये जो चर्चाएं हैं ये कुटाक्षशालाओं में होती थी। कुटाक्षशालाएं होती हैं तिकोन छत वाली, जो इस तरीके से, ये जो होते हैं ना, ये इस तरफ है झोपड़ी, तिकोन छत वाली झोपड़ी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये नीचे से बनी होती है ऐसे। ठीक है, तो ये कुटाक्षशालाएं होती थी, ये चर्चाएं होती थी इसमें। तो फिर क्या होता था, यदि एक शिक्षक जो है वो दूसरे शिक्षक को तर्क वितर्क में अपनी बात को समझा था, यानी कि ये मान लीजिए ये एक शिक्षक और ये 20 शिक्षक। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, डिबेट हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत बहस कर रहे हैं। तो इसमें से जो मान लीजिए ए ने बी को अपनी बात समझा दी और बी ने हाँ भी मान भी ली बी ने उसकी ए की बात। ठीक है, यानी कि बी जो है वो हार गया, ए जो है वो जीत गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बनना। तो बी जो है, इसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, B1 B2 B3, मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिख रही हूँ, जैसे कि इस बी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब क्या हैं, इसके शिष्य बन जाएंगे ए के। ठीक है, ए के, और बी भी इसका शिष्य बन जाएगा ए का। ठीक है, तो इस तरह से। और अनेक शिक्षक ऐसे होते थे जो वेदों पर प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे, यानी कि जो वेद लिखे हैं ब्राह्मणों ने, उनके प्रभुत्व पर, जो उनका वर्चस्व है, उन पर प्रश्न उठाते थे कि ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा क्या है इसमें, क्यों माने हम इसे। तो बस सिर्फ इस तरीके से जो है वो प्रश्न उठाते थे बहुत सारे लोग। तो उनमें से कौन थे, महावीर और बुद्ध भी इसी प्रकार के शिक्षक थे, क्योंकि वो भी प्रश्न उठाते थे, वो भी सवाल करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शिक्षक थे उनका मानना था कि दुखों से जो मुक्ति है, मुक्ति का प्रयास मनुष्य स्वयं कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो महावीर और बुद्ध थे, जो वेदों पर सवाल उठाते थे, ऐसे सभी शिक्षक जो है वो ये मानते थे
कि जो कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता है तो वो खुद ही प्रयास करे, वो खुद ही अगर प्रयास करेगा तो अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। ठीक है, पर जो है ब्राह्मणवाद की अवधारणा वो इससे बिल्कुल अलग थी। जो ब्राह्मणीय अवधारणा है वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि जो ब्राह्मणों का यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ब्राह्मण ऐसा मानते थे कि जो कोई भी व्यक्ति है उसका अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, जबकि जो विचारक थे जो वेदों में प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे वो ऐसा नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि जो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी समस्याओं का छुटकारा खुद से कर सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 2 में। जब तक के लिए